नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त का सबसे अहम मुद्दा है कि क्या निसर्ग से निपटने की पूरी तैयारी है। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि अब से कुछ ही घंटों में निसर्ग तूफान महाराष्ट्र और गुजरात के समुद्री तट से टकराने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक निसर्ग तूफान सबसे पहले महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले और अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण रायगढ़ के मुरूट में टकराने की उसकी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान की रफ्तार करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। तूफान के खतरे को देखते हुए समुद्र किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। जिन इलाकों में तूफान का ज्यादा खतरा है वहां पर एनडीआरएफ के अलावा प्रशासन की टीमें भी तैनात हैं। जानकारी ये भी कि निसर्ग तूफान का असर मुंबई के साथ महाराष्ट्र के 6 जिलों में पड़ने की आशंका है। खतरे को हालांकि देखते हुए मुंबई में 30 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया, जबकि रेलवे ने भी दर्जन भर ट्रेनों के रूट बदल दिए। गुजरात में वलसाड और नवसारी जिले में तूफान के खतरे का अलर्ट जारी किया गया है। और ये 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर अभी से ही इस तूफान की आहट जो है वो दिखाई और सुनाई दे रही है, क्योंकि कई जगहों पर बहुत तेज हवा चल रही है, कई जगहों पर लहरें भी देखिए बहुत तेज उठनी शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर अभी तो बारिश भी शुरू हो गई है। तो इस तूफान की जो रफ्तार है वो ये बताया जा रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हो सकता है। हालांकि रूट बदला है, दिशा बदली है, क्योंकि सबसे पहले ये कहा जा रहा था कि अलीबाग में ये जो है टकराएगा सबसे पहले, लेकिन अभी ये जानकारी मिल रही है कि मुरुड दरअसल ये पहले पहुंचेगा। निसर्ग चक्रवात सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म अब अलीबाग से 140 किलोमीटर दूरी पर है और मुंबई से वो तकरीबन 190 किलोमीटर की दूरी पर है। और आज दोपहर को वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के इंटेंसिटी पर वो अलीबाग के दक्षिण भाग से गुजरने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। उस वक्त उसकी हवा की रफ्तार जो है तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और पालघर इस चक्रवात के प्रभाव में रहेंगे। मुंबई में भी तकरीबन 100 से 110 किलोमीटर की हवा चलने की संभावना है। निसर्ग तूफान पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, वहीं हर जगह हमारे रिपोर्टर तैनात हैं जो इस जोखिम में भी वहां मौजूद हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं, वहां पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से वर्सोवा बीच से विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, रायगढ़ से अलीबाग के आशीष सिंह अलीबाग से जुड़े हुए हैं, मुंबई के जुहू से दिवाकर सिंह हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारी सहयोगी ज्योत्सना इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आशीष का रुख करना चाहूंगी। आशीष, आप जहां पर मौजूद हैं वहां सबसे ज्यादा असर एक तरीके से कह सकते हैं दिखना शुरू हो गया है। तेज बारिश हो रही है, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, हवा भी वहां बहुत तेज चल रही है। अर्पिता, लगातार मूसलाधार बरसात हो रही है और सबसे पहला असर आपको निसर्ग तूफान का दिखाई पड़ेगा कि लहरें जो हैं वो समंदर किनारे आने की जगह अब चक्रवात का रूप खुद लेती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरह से तकरीबन 2:30 बजे का वक्त बताया गया है उसका साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि समंदर के ऊपर ही एक पूरी परत चक्रवात का रूप लेती हुई आपको साफ तौर पे नजर आएंगी। उसके अलावा तेज हवाएं लगातार चल रही है, मूसलाधार बरसात हो रही है और जो आसपास के इलाके हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, क्योंकि ये इलाके समंदर के किनारे थे जिसमें मछुआरे रहा करते थे। इन मछुआरों को हटा दिया गया है। अब तक जो जानकारी है उसमें अलीबाग से तकरीबन 16,000 लोगों को जो कोस्टल एरिया में रहते थे उन सभी लोगों को यहां से हटा दिया गया है। और लगातार मूसलाधार बरसात जो है वो जारी है। कहीं ना कहीं एनडीआरएफ और साथ ही साथ कोस्ट गार्ड की टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, ताकि किसी भी तरह की कैजुअलिटी ना हो। लेकिन तूफान का असर जो है वो साफ तौर पे, चक्रवात का असर जो है वो साफ तौर पे दिखाई पड़ने लगा है। यहाँ पे देखें, ये सिचुएशन आपको बता देने के लिए काफी है कि हवा जो है वो कितनी तेज है और लगातार उसके थपेड़े जो है वो आसपास के किनारे के हिस्सों पे पड़ रहे हैं। समंदर के अंदर लहरों का जिस तरह से चक्रवात हो रहा है वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे निसर्ग जो साइक्लोन है उसके शुरुआती सिम्टम्स जो कहा जाए कि वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल आशीष, मैं आऊंगी, आप अपना भी ख्याल रखिएगा। इसी बीच विवेक गुप्ता हमारे साथ वर्सोवा से हैं। विवेक, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर हालात क्या हैं? निपटने के लिए पूरी तैयारी हो रखी है?
देखिए अर्पिता, इस समय मैं मुंबई के वर्सोवा इलाके में हूँ और मुंबई की जितने भी तमाम समुद्री किनारे के जो इलाके हैं उन सबको खाली करा दिए गए, खासकर वो जगह जहाँ पर कच्चे घरों में लोग रहते थे, क्योंकि जब तूफान आएगा तो तेज हवाएं बहुत चलेंगी तो उसको लेकर कच्चे घरों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। यही वजह है कि BMC, NDRF और मुंबई पुलिस ने सभी को घरों से बाहर निकाल दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से जो कच्चे घर बनाकर जो मशवरे रह रहे थे उन सबको पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया है ताकि वो सुरक्षित स्थान पर पहुँच सकें। हालांकि मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा कि जो IMD से हमारी जानकारी जो हम लगातार संपर्क में है उनका साफ तौर पर कहना है कि जो चक्रवात तूफान है निसर्ग वो महज अब 90 किलोमीटर दूर है और ये जो पहला लैंडफॉल होगा वो रत्नागिरी के मुरुंड इलाके में होगा। तो यानी कि समझ सकते हैं सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है और बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 के बीच में या फिर 1 से 2 के बीच में ये जो चक्रवात तूफान है वो लैंड करेगा, जिसका असर कोंकण इलाके, रत्नागिरी इलाके में सबसे ज़्यादा देखा जाएगा और मुंबई भी उससे अछूता नहीं है। जब ये वहाँ पर लैंडफॉल होगा तो मुंबई में जो हवाएं होंगी वो भी तकरीबन 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगी। यही वजह है कि BMC, मुंबई फायर ब्रिगेड पूरी तरह तैयार है, क्योंकि जब भी ऐसे तूफान आते हैं तो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल विवेक, यानी अब से कुछ ही देर जिस तरीके से मौसम विभाग भी जानकारी दे रहा है कि 1 बजे से 3 बजे के बीच और संभावना ज्यादा 2:30 बजे की है कि 2:30 बजे ये जो तूफान है वो तट से टकरा सकता है। लेकिन इसी बीच जो जानकारी वो ये कि दरअसल पहले ये था कि अलीबाग से ये टकराएगा, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अब ये जो है तूफान, मौसम विभाग जो जानकारी दे रहे हैं वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले और अलीबाग से 50 किलोमीटर दूर दक्षिण रायगढ़ के मुरुड में टकराने की संभावना है और वक्त 1 बजे से 3 बजे के बीच टकराने की आशंका है। दिशा हालांकि इस निसर्ग तूफान की बदली है और अब मुरुड में पहले ये टकराएगा और इस बीच ये भी जानकारी कि इसकी रफ्तार जो है हवा वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो सकती है। बस ये किया जा रहा है कि उम्मीद ये जताई जा रही है और दुआ ये की जा रही है कि इसकी स्पीड थोड़ी कम हो ताकि नुकसान जो है वो थोड़ा कम हो। महाराष्ट्र के कौन कौन से इलाके जहां पर निसर्ग का ज्यादा खतरा रह सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके मुताबिक पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये वो तटीय, देखिए आप देखेंगे तो तटीय इलाके जहां पर निसर्ग का असर कहा जा रहा है ज्यादा पड़ सकता है और इन्हीं सब के मद्देनजर NDRF की टीमें, प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो लोग हैं तटीय इलाके में रहते हैं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, उनको सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचा दिया जाए। दिवाकर, आप जहां पर मौजूद हैं, क्या ये प्रबंध वहां पर कर लिए गए हैं कि आसपास के जो इलाके में लोग रहते हैं उनको वहां से निकालकर शिफ्ट कर दिया गया हो सुरक्षित जगह पर? अर्पिता, देखिए मैं इस वक्त जुहू चौपाटी पर हूं और जुहू चौपाटी जो एरिया है वहां पर कुछ स्टॉल्स हैं जो स्नैक्स जहां पर बेचे जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीरें। आप देखिए ये जो हिस्सा है, आपको जो स्टॉल नजर आ रहे हैं इन सबको खाली करा दिया गया है। आपको शटर बंद नजर आ रहे हैं और बगल में देखिए और कई शीतल जल केंद्र वगैरह हैं और अन्य सारे घर हैं, उन्हें भी यहां से खाली करा दिया गया है क्योंकि ये समुद्र के किनारे से बिल्कुल लग कर हैं और इसलिए प्रशासन की तरफ से एहतियातन जो है इन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है उसी तरह से समुद्र में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। आप देखिए जुहू चौपाटी में लगातार जो है समुद्र में हलचल बन रही है और हलचल जो है लहरों के रूप में, ये देखिए लहरों के रूप में बाहर आ रही है और लगातार ये लहरें अब बड़ी होती जा रही हैं लगातार। और ऐसे में अंदाजा यही है कि जिस तरह से तूफान अपनी स्थिति लगातार बदल रहा है और नजदीक आता जा रहा है मुंबई के, उससे यही उम्मीद है कि मुंबई में भी जबरदस्त असर उसका देखने को मिल सकता है। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लाल झंडा भी यहाँ पे लगाया गया है अर्पिता की इससे आगे आपको नहीं जाना है। मीडिया को भी इससे दूर रखा गया है, साफ तौर पर कहा गया है कि इससे आप जाके जाएंगे। पुलिस के जवान लगातार CCTV के जरिए गश्त कर रहे हैं, CCTV के जरिए निगरानी रख रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासन, दिवाकर 12 बज रहे हैं और 1 बजे से 3 बजे का ये खतरनाक वक्त है और इसमें भी 2:30 बजे संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है ये टकरा जाए मुरुड से। तो उन सब को लेकर क्या तैयारी है, इसी पर हम बात कर रहे हैं अपने सहयोगियों से। लेकिन इस बीच मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ज्योत्सना हमको बेहतर तरीके से बता देंगे अगर वो हमारे साथ हैं। ज्योत्सना, मौसम विभाग का क्या कहना है, किस तरीके से तैयार हैं, मतलब क्या संभावना दिख रही है, स्पीड क्या हो सकती है, खासतौर पर उसी पर नजर है?
जी बिल्कुल, ये स्पीड जो है ये बहुत मैटर करेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि जिस तरह से वो चक्रवात निसर्ग तूफान जो है मुंबई की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि वो कौन से स्पीड से इस तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि तेज हवाओं का रुख जो है वो शुरू से हमने पिछले 24 घंटे में देखा कि तेज हवाएं जो है वो लगातार पूरे मुंबई में हमें दिखाई दी। हल्की बूंदाबांदी जो है वो कल शाम से शुरू हो गई, लेकिन तेज रफ्तार से बारिश जो है वो भी शुरू हो चुकी है। और मौसम विभाग ने अभी हमको बताया है कि जो स्पीड जो है वो उसकी वैसी ही है, बल्कि उसकी बढ़ती जा रही है। इसके लिए यानी स्पीड बढ़ती जा रही है, ज्योत्सना जो चिंता बढ़ा सकती है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलीबाग से। आशीष, वहां पर हम आपके पीछे तस्वीर देख रहे हैं कि बारिश बहुत तेज हो रही है और कुछ स्थिति बिगड़ती सी नजर आ रही है। आशीष, आशीष आवाज पहुंच रही है? तो क्योंकि देखिए आप, इतनी तेज वहां पर बारिश हो रही है, वहां पर इतनी तेज हवा चल रही है। पहले यही कहा जा रहा था कि अलीबाग में ही सबसे पहले ये जो तूफान है वो हो सकता है टकराए, लेकिन अब जो जानकारी है कि दिशा अब इसकी बदल गई है, अब ये मुरूड पे पहले टकराएगा। लेकिन इस बीच जरा आप तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से अलीबाग में तेज हवा चल रही है, बारिश होने लग गई है तेज। दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल इसका खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। 12:15 के करीब वक्त हो गया है और 1 से 3 बजे का जो वक्त है वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जो संभावना जताई जा रही है कि इसी वक्त पर ये जो तूफान है वो टकराएगा। उसमें भी 2:30 बजे ये संभावना जताई जा रही है कि ये 2:30 बजे जो है वो मुरूड से टकरा सकता है। और इसकी स्पीड, जो मौसम विभाग जानकारी दे रहे हैं कि इसकी स्पीड जो है वो 120 से भी ऊपर हो सकती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी जो है इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो सकती है। और अगर ऐसा है तो ये खतरा ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दुआ यही की जा रही थी, उम्मीद यही जताई जा रही थी कि थोड़ी स्पीड जो है वो कम रहे, जिससे थोड़ा नुकसान जो है तूफान से होने वाला वो थोड़ा कम हो। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे हमारे जो रिपोर्टर हैं वो चप्पे चप्पे पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में इस तूफान का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। मुंबई में जितने भी प्रशासन है उन सब हाई अलर्ट पर हैं और पूरे शहर को रेड अलर्ट पर रखा गया है। और समुद्री तट के पास में जो रहने वाले लोग हैं उन्हें पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। चक्रवात आके टकराने वाला है, इसीलिए यहाँ पर काफी हालात जो है बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। निसर्ग चक्रवाती तूफान मुंबई में पहुंचने के लिए अब महज कुछ ही घंटे बाकी है। ऐसे में मुंबई के आने वाले 48 घंटे मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। साफ तौर पे दिखाई पड़ेगा कि जो तेज लहरें हैं वो उठना शुरू हो चुकी हैं और जैसे ही साइक्लोन टकराएगा उसके बाद मुसीबतें जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। तो निसर्ग तूफान का असर महाराष्ट्र के सिंध, दुर्ग और रत्नागिरी में भी पड़ेगा, लिहाजा वहां भी प्रशासन ने एहतियातन लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए कदम उठाए हैं, सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। निसर्ग चक्रवात जैसे जैसे रायगढ़ के अलीबाग की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे उसका असर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी के समुद्री तट पर ही दिखाई दे रहा है। मैं आपको अभी दिखाता हूं कि मालवण के समुद्र के पास ये क्या हालात है। हवाएं तेज़ी से चल रही है, हवा की रफ्तार जो है अभी आज सुबह थोड़ी यहाँ सिंधुदुर्ग में कम हो गए, लेकिन कल रात बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। फिर भी अभी ये जो चक्रवात है जैसे बढ़ता जा रहा है रायगढ़ की तरफ, वैसे वैसे रत्नागिरी के गुहागर और दापोली इलाके में बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। मंडनगढ़ हो या दापोली हो या गुहागर हो, वहाँ हवाओं की रफ्तार बताई जाती है कि करीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा हवाएं चल रही हैं। और जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ बहुत तेज़ी से हिल रहे हैं और बारिश भी बीच बीच में आती है। ऐसे हालात में दोनों ज़िले में, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, कोंकण के 2 ज़िले हैं, उसमें जनता कर्फ्यू लगाया गया है। बहुत सारे गाँवों में बिजली बंद कर दी गई है और लोगों को कहा गया है कि बाहर न निकले
और मछुआरे सभी मछुआरों ने अपनी नौकाएं समुद्री तट पर किनारे पे खींच के लिए गए हैं समंदर से। और यहाँ अभी जैसे ये चक्रवात बढ़ जाएगा ये रायगढ़ की ओर, अलीबाग की ओर, वैसे वैसे उसका असर और भी बढ़ेगा। दरअसल अब हम आपको बता दें कि इसका असर यानी इस निसर्ग तूफान का असर किन किन जगहों पर ज्यादा देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के मुरुड, रायगढ़, ये बताया जा रहा है कि यहीं पर सबसे पहले ये तूफान टकराएगा। 1 से 3 बजे टकराने की यह आशंका है कि 1 से 3 बजे के बीच ये तूफान टकराएगा। और उसी के साथ साथ गुजरात में भी खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के और जो इलाके हैं, देखिए जो तटीय इलाके हैं जैसे कि पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये वो जगह जहां पर एहतियाती सारे कदम उठाए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर खतरा निसर्ग तूफान का ज्यादा दिखने की संभावना दिख रही है और असर ज्यादा होने की संभावना दिख रही है और इसीलिए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, प्रशासन की टीम वहां पर मौजूद है और बस यही उम्मीद की जा रही है कि जैसे 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कहा जा रहा है कि तूफान आएगा, उसकी स्पीड थोड़ी कम हो। गुजरात के जो इलाके हैं जरा वो भी देख लीजिए। अमरेली, भावनगर, नवसारी, दमन और दीव, वलसाड, डांग, भरूच और सूरत, ये वो जगह है गुजरात में जहां पर ये कहा जा रहा है कि निसर्ग का असर सबसे ज्यादा हो सकता है। जल्दी से दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, आप जहां पर मौजूद है वहां पे क्या बारिश शुरू हो गई है, यानी तूफान से पहले का जो असर है क्या वो दिखना शुरू हो गया है अब? बिल्कुल अर्पिता, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बारिश की गति बढ़ रही है और हवा की भी गति बढ़ रही है और साथ ही साथ लहरों की भी गति बढ़ रही है। मैं आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखा देता हूं जुहू चौपाटी के समुद्री किनारे की। यहाँ पर देखिए हलचल काफी तेज हो रही है और उसके बाद बड़ी बड़ी लहरें जो है वो उठनी शुरू हो गई हैं। ये इस बात का इशारा है कि जो चक्रवात है वो थोड़ी देर में ही टकराएगा और टकराने के बाद उसका असर इन इलाकों में भी देखने को मिलेगा साफ तौर पर। तो ये यहाँ पर देखिए, ये तस्वीरें आपको देख रही है, लगातार हलचल हो रही है समुद्र में। देखिए लहर बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, उसके बाद फिर जो है वो लहरें बहकर बाहर की तरफ आ रही है और पानी का जो बहाव है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी जो हिस्सा है जुहू चौपाटी का वो बिल्कुल जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा पानी और ऊपर चढ़ता जाएगा। तो इसको ही देखते हुए ये जो हिस्सा है पूरा जहाँ पे लोग रहते हैं, कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं, वहां पर जो है उन लोगों को यहाँ से हटा दिया गया है साफ तौर पर, यानी जो नुकसान हो वो नुकसान कम हो। और साफ तौर पर दूसरी तरफ ये पूरा हिस्सा है ये पूरा खाली किया गया है। और दूसरी एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पुलिस और लाइफ गार्ड हैं बीएमसी के, वो जो है यहाँ पे लगातार ये पूरा जो चौपाटी का इलाका है वहाँ पे जगह जगह पर गश्त कर रहे हैं। मारा जाएगा या मारा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं अब्दुल रहमान एलियास फौजी बाबा या भाई, जो मुल्तान पाकिस्तान का है। अफगानिस्तान की लड़ाई में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और 2017 से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में इनफैक्ट की पूरे साउथ कश्मीर में एक्टिव है। ये बहुत सारे इंसिडेंट में पार्टिसिपेट किया है। दिसंबर 2019 में एक इनकाउंटर हुआ था जिसमें कमरान मारा गया था, ये भागने में कामयाब हो गया था 2019 में। ये आईडी एक्सपर्ट भी है और जो 28 तारीख को जो हम लोग मॉर्निंग में आईडी को जो डिटेक्ट किए थे, आर्मी सीआरपी पुलिस मिलकर उसको बाद में न्यूट्रलाइज किया था। उसमें ये बढ़ाई भी था, इसका बहुत बड़ा मंशा था, बहुत बड़ा इंसिडेंट करने का। पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ के लिए ये सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं तो मानता हूं कि इस साल का रियाज नागपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ी कामयाबी है, जिसको हम लोग ज्वाइंटली मिलकर न्यूट्रलाइज कर पाए। और आगे हम लोग ज्वाइंटली इसी ढंग से बहुत कोऑर्डिनेट वे में सिनर्जी के साथ काम करते रहेंगे और जो कामयाबी प्राप्त करेंगे आप लोगों से मौके पर आके शेयर करते रहेंगे। और उसमें 2 और मिलिटेंट जो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हम लोग कुछ लोगों का कहना है कि ये लोकल हो सकता है। हम लोग उनके पेरेंट्स से, जो पोटेंशियल पेरेंट्स है, उनको रिक्वेस्ट किए कि पीसीआर में आके अगर देखें, अगर वो आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उनको हम लोग उनके बीडीएल में जो बारामूला में हम लोग करने जा रहे हैं उनको पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे। अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है तो भी उसको तीनों को हम लोग बारामूला डिस्ट्रिक्ट में उसको लास्ट राइट कराएंगे, मजिस्ट्रेट के सामने कराएंगे। उनका डीएनए हो रहा है, पोस्टमार्टम भी हो जाएगा उसका। और इसी के साथ मैं आप लोगों से चाहूँगी अगर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हमारे 2 सीनियर कलीग्स हैं, क्वेश्चन लेंगे। सर मुझे ये बताइए, जो ये आरडी जो इसने बनाई थी जो न्यूट्रलाइज हो गया है, सर मुझे ये बताइए आप, क्या इसने और मिलिटेंट तैयार किए हैं या आईडी बनाने के लिए?
बिल्कुल, आपको जैसा पता है कि वलिद भाई भी एक जैश का है जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है, वो भी आईटी एक्सपर्ट है। इसके अलावा एक और मिलिटेंट है पाकिस्तान का पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं कि लंबू भाई के नाम से फेमस है, 6 फीट प्लस है, जैश मोहम्मद का पाकिस्तानी है, वो भी एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं कि एक को मार दिया हम लोग, ये इंसिडेंट खत्म हो गया, अभी और संभावना है, इसके पास और आईडी है। आज सीआरपी, आर्मी, पुलिस ने मिलकर अनंतनाग में 35 kg एक्सप्लोसिव रिकवर किया है, उस आदमी को भी अरेस्ट किया है। तो इंसिडेंट होने का और संभावना है, हम लोग लगे हैं इन्फॉर्मेशन को जनरेट करके उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे। उसमें फौजी भाई उस टाइम यहाँ पर था, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव मिलिटेंट था, लेकिन उनका एफर्ट उतना बड़ा नहीं था, ये उसमें पार्टिसिपेट किया नहीं किया है ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस टाइम में जैश मोहम्मद में था और पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव था। सर, जो पुलवामा इस जो आपने ये मिलिटेंट मारा है, इसके बाद हु इज द बिगेस्ट थ्रेट जैश की तरफ से, जिसके पीछे आप होंगे, और जो आईडी या बाकी फोर्स थ्रेट करे, चाहे रिक्रूटमेंट हो या बाकी? देखिए, आईडी एक्सपर्ट 2 हमारे यहाँ है, एक वलीद भाई है और दूसरा है लंबू है, जो पाकिस्तानी दोनों है। उसके अलावा जो जैश का चीफ है, जो अब्दुल्ला राशिद गाजी है, जो कि मोस्ट वाली अभी खिरू के ऊपर है, एरिया में है, नीचे नहीं आ रहा है, हम लोग उसके पीछे पड़े हैं। जैश ऐसा तंजीम है जो अपने चीफ को ज़्यादा एक्सपोज नहीं करता है, लेकिन हम लोग को अपना जो सोर्सेस है फील्ड में, उसके हिसाब से पता कि अब्दुल्ला राशिद गाजी इसके चीफ हैं और उसको हम लोग पीछे पड़े हैं। उसको जब नीचे आएगा न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, हो सकता है हम लोग ऊपर भी जाकर उसको न्यूट्रलाइज कर लें। ये ऐसा कोई वेरीफाई नहीं हुआ है, आप लोग चला रहे हैं। सर, जो एचएम का उधर ही पूछने दीजिए कुछ। अगर हम देखें पिछले 2-3 महीने से ज़्यादा हाइड आउट बस्ट हो रहे हैं, जो पुलवामा, शोपियां, पहलगाम, बिल्कुल ह्यूमनिटी है। और हम लोग आर्मी, सीआरपी, पुलिस मिलके अखाल कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में एक फॉरेस्ट में हैदर जो कमांडर है उसका हैदर को बस्ट किया, उसमें काफ़ी सामान मिला, आप लोग को पिक्चर भी शेयर किया गया। थोड़ा हम लोग को लेट हो गया था, अथवा उसको न्यूट्रलाइज कर पाते हम लोग। सर, अगर हम बात करें वर्ष 2020 में कितने बड़े कमांडर्स आपने मारे हैं और जो जजेस आपने मारे हैं वो कितने हैं जो काउंट कर सकते हैं? साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि वो जिनको आपने बहुत तादाद में पकड़ा है, क्या वो एक रणनीति है एक्टिव मिलिटेंट तक पहुंचने की? जहाँ तक कितने मिलिटेंट मारे हैं तो 75 मारा गया आज का 3 मिला के, लेकिन इस 75 को अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करते हैं तो थोड़ा कम है, लेकिन कमांडर्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा है। पहला बार हिस्ट्री में हुआ है कि एलईटी का चीफ मारा गया हैदर हंदवारा इनकाउंटर में। जैश का 25 जनवरी को मारा गया था, कारी यासीन चीफ मारा गया। उसके बाद एचएम का चीफ मारा गया, एजीएच का चीफ बुरहान कोका मारा गया, और जो पोस्टर बॉय था जुनेद सहराई मारा गया। उसका आज जो देख रहे हैं जो आईडी एक्सपर्ट था मारा गया। तो अगर हम लोग कमांडर के हिसाब से कंपेयर करें तो अचीवमेंट इस साल ज़्यादा मिल रहा है हमसे। जम्मू कश्मीर में पब्लिक का, आवाम का, सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस को हरदम मिला है। कुछ परसेंट 5-6% है जो सपोर्ट नहीं करते, पत्थर मारते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। उसके प्रति भी चूँकि कोविड आ गया कि हम लोग यूथ एंगेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग खुद जानते हैं इसका कुछ नॉर्म्स है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम जो खत्म हो जाएगा तो हम लोग आवाम के बीच जाएंगे, यूथ को एंगेज करेंगे, स्पोर्ट एक्टिविटी बढ़ाएंगे, कल्चर एक्टिविटी बढ़ाएंगे और पब्लिक को और अपने साथ लाएंगे। सर, नॉर्थ कश्मीर में जैसे कि कुछ कैजुअलिटीज, हाई लेवल कैजुअलिटीज हुई थी आर्मी की, जैश को फिर से कहा गया था कि उसमें भी रिस्पॉन्सिबल है, तो क्या नॉर्थ कश्मीर को दोबारा एक्टिवेट, बिकॉज मिलिटेंसी वाइज काफी डाउन रहा है, वो तो इन्फिल्ट्रेशन रूट है थ्रू हिंडरलैंड, बट आपको लगता है वहां भी दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश करी है जो जैश, और वहां कौन है जिसके पीछे आप हैं? नॉर्थ कश्मीर में मैं क्लियर कर दूं, फैक्चुअली करेक्ट कर दूं, नॉर्थ कश्मीर में जो इंसिडेंट हुआ था, इनकाउंटर हुआ था, जिसमें हमारे आर्मी के 2 सीनियर ऑफिसर शहीद हो गए थे, एक पुलिस के टोटल 5, उसमें एलईटी का था ऑपरेशन, उसमें जो एलईटी का चीफ हैदर मारा गया था। जैश के जहां बात है कि शोपुर सुंबल एरिया में जैश का कुछ मूवमेंट है, उसके पीछे हम लोग पड़े हैं, जनरेट कर रहे हैं, उसको न्यूट्रलाइज कर लेंगे। मैक्सिमम जैश का जो है साउथ कश्मीर में एक्टिविटी है। चाइनीज फोर्स की प्रेजेंस से क्या यहाँ के ऑपरेशन में फर्क पड़ेगा सर? क्या बोले? चाइनीज फोर्स की प्रेजेंस से लद्दाख में क्या यहाँ
उधर दिल्ली के बॉर्डर सील होने की वजह से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया। दिल्ली पुलिस ने बिना पास के दिल्ली आ रहे लोगों को वापस लौटा दिया। वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस ने भी बिना पास के दिल्ली से गाजियाबाद की ओर जा रहे लोगों को रोक दिया, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान नजर आए। कई एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पे देखिए किस तरीके से जाम के हालात हैं। लोग घंटों ऐसे ही फंसे हुए हैं क्योंकि बॉर्डर पे जो अभी फिलहाल पास की चेकिंग हो रही है, कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से भारी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी जाम के हालात वहाँ दिख रहे हैं। ये कमोबेश अभी जो दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है, यूपी का बॉर्डर, हरियाणा का बॉर्डर, फिलहाल वहाँ ऐसी ही स्थिति कई बार देखने को मिल जाती है। और इसी बीच एक एम्बुलेंस भी आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि जाम में किस तरीके से फंसी हुई है। हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर खड़े हैं और दिल्ली यूपी बॉर्डर पर आपको गाजीपुर के पास एक लंबा जैम दिखाना चाहते हैं। ये जैम जो कई किलोमीटर तक जा चुका है, क्योंकि दिल्ली में आने वाले जो भी लोग हैं उनको पास से एंट्री दी जाएगी, ये कहा जा रहा था। और उस चेक पॉइंट पर आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस चेक कर रही है दिल्ली आने जाने वाले लोगों की, लेकिन एक एक करके लोगों को निकालने की वजह से ये जैम लगातार बढ़ता गया। और इस वक्त हालात ये है कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं और आप देख सकते हैं स्कूटी सवार हो, बाइक सवार हो या फिर कारें, दूर तक आपको कई किलोमीटर का ये लंबा जाम आपको नेशनल हाईवे 9 पर दिखाई देगा। और उसकी वजह यह है कि दिल्ली में आने वाले लोगों के लिए केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि एक हफ्ते तक ये बॉर्डर सील रहेगा और जिसकी वजह से दिल्ली में आने वाले लोगों को पास दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे विकट स्थिति इसलिए विकराल बनती जा रही है क्योंकि एक पास चाहे वो किसी का भी हो, क्योंकि इसमें से आधे लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए पास या फिर केंद्र सरकार के पास के द्वारा दिल्ली में एंट्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को भी आगे जाने का इस वक्त रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि एक एक करके वाहनों की चेकिंग की वजह से हज़ारों गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त 2 किलोमीटर से ज़्यादा के लंबे जाम में फंस चुकी है, जिसमें कई एम्बुलेंस भी इस वक्त जाम में फंसी हुई है, लेकिन अभी तक किसी को कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। वहीं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कई एम्बुलेंस भी जाम में फंसी नजर आई। हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं। एक तरफ दिल्ली को आने वाले वाहनों की कतार आपको दिखाई दे सकती है, जो हमने तस्वीर आपको दिखाई है। कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम लग चुका है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से भी गाजियाबाद को आने वाले वाहन जो दिल्ली से आ रहे हैं उनको यहाँ पर बैरिकेड करके रोका गया है। हम यहाँ पर पहुँचे हैं तब इस बैरिकेड को खोला गया है। आप देख सकते हैं एक एम्बुलेंस फंसी है जिसको निकलवाने के लिए हमने पुलिसकर्मियों से कहा, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने खोला है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया था। जो दिल्ली से आने वाले वाहन हैं वो यूपी को ना जाएं, इसको लेकर ये बैरिकेड यूपी पुलिस की तरफ से लगा दिया गया है, लेकिन जवाब मांगने पर कोई नहीं देना चाहता क्योंकि जो यूपी से आने वाले वाहन हैं वो दिल्ली को एंट्री करने से पहले बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। और यही वजह है कि यूपी पुलिस ने भी दिल्ली के वाहनों को यूपी में एंट्री नहीं देने के मकसद से ये बैरिकेड लगा दिया गया था, जिसके बाद यहाँ पर ये एम्बुलेंस फंसी थी, इसको हमने निकलवाया है। और यूपी पुलिस का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, ऊपर से जो आदेश है। लेकिन आप देख सकते हैं पीछे तक ये तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर जो भी वाहन आ रहे हैं ये दिल्ली से यूपी की तरफ एंट्री कर रहे हैं और इस वक्त दोनों राज्यों में इस वक्त घमासान मचा हुआ है क्योंकि कोई भी एक दूसरे के नागरिकों को अपने इलाके में, अपने राज्य में नहीं आने देना चाहता, जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन कमलदेव के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजियाबाद। वहीं दिल्ली के बॉर्डर सील किए जाने के दूसरे दिन भी बॉर्डर पर काफी सख्ती देखी गई। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। पुलिस वाले हर किसी की जांच करते दिखे। जिनके पास जरूरी पास मिला सिर्फ उन्हें ही आगे जाने की इजाजत दी गई, बाकी लोगों को वापस लौटा दिया गया। वहीं बॉर्डर सील होने से आम लोग काफी परेशान नजर आए। दिल्ली सरकार द्वारा बॉर्डर सील किए जाने के आदेश के बाद आज दूसरा दिन है। इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और तस्वीरें आपको दिखाएं तो सुबह के वक्त की तस्वीरें हैं जब लोग दफ्तरों के लिए निकलते हैं और इस वक्त लंबा ट्रैफिक जैम इस वक्त आपको बॉर्डर पर नजर आएगा। उसके पीछे की वजह ये कि जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं वो सभी के आई कार्ड चेक कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ज़रूरी पास बनाने के लिए कहा गया था वो पास भी चेक किया जा रहा है। जिसके पास इमरजेंसी पास या आई कार्ड नहीं है तो उसे बिल्कुल भी दिल्ली में एंट्री नहीं दी जा रही है। कल से ज़्यादा सख्ती आज बॉर्डर पर नज़र आ रही है। ये वजह है कि ट्रैफिक जैम आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगा।
तो पूरी सघनता से चेकिंग इस वक्त की जा रही है। इस वक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो है तैनात किए गए हैं और दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर कुछ ऐसी तस्वीरें सुबह के वक्त नजर आती हैं। हालांकि कल पहला दिन था, इसलिए कई लोगों को समझाकर छोड़ दिया जा रहा था, लेकिन आज दूसरा दिन है। ऐसे में पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि सबको पता है कि उन्हें तभी एंट्री दी जाएगी जब उनके पास इमरजेंसी पास होगा या फिर किसी एसेंशियल सर्विस के लिए निकले तो उनके पास आई कार्ड होना बेहद ज़रूरी है। तो फिलहाल स्थिति ये है कि बॉर्डर पर सुबह के वक्त ट्रैफिक जैम काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगा है और परेशानी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हो रही है।